आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी प्रोग्रामर सिलेबस एनालिसिस और आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में यह एनालिसिस करेंगे कि टॉपिक्स क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और आपको देखना है तो डिटेल आप इस वीडियो को आप जरूर देखें, और जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आरपीएससी प्रोग्रामर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरपीएससी प्रोग्रामर 2024 का नोटिफिकेशंस आ चुका है, और इतना मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा कि लंबे समय के बाद आरपीएससी का जो नोटिफिकेशंस है जो प्रोग्रामर के लिए आया हुआ है, तो सबसे बड़ी बात यह लोगों स्टूडेंट्स जो एक्सपीरियंट हैं, जो प्रोग्रामर को देख रहे थे कि नहीं मुझे सर जब भी ये एप्लीकेशंस आएगा, नोटिफिकेशंस आएगा, इसका फॉर्म हम फिलअप करेंगे, क्योंकि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स यह जो है जॉब जो है यह जो आरपीएससी प्रोग्रामर का बहुत बेहतरीन मानी जाती है, और जिसका बड़े ख्वाब होता है लोगों का कि नहीं मैं इसमें जॉब जरूर करूँ, अपने स्टेट्स या देश की सेवा में करूँ। तो आज हम उसी के सिलसिला में हम आपसे बात करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि सिलेबस एनालिसिस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपसे हम डिटेल बात करेंगे कि यह है क्या, और डेटाबेस के बाद जितने भी आपके लिए पेपर्स हैं 1 बाय 1 सभी का आपके लिए सिलेबस एनालिसिस हम आपको लेकर आएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर क्या है, पहली बात तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये बात पता भी होनी चाहिए कि सर एक्चुअली जो नोटिफिकेशंस आया है उसका क्या क्राइटेरिया है, फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं, उसके बाद हम डिटेल इसका सिलेबस एनालिसिस हम करेंगे, है ना। तो देखें, बात करें हम यहाँ पर, देखें जैसे कि यदि आपसे मैं पूछूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट एज ए प्रोग्रामर, तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपके लिए नंबर ऑफ पोस्ट आई है 216 की। कितने की आई है? 216 की प्रोग्रामर की पोस्ट है, और प्रोग्रामर की पोस्ट 216 की है। जरा बात समझिएगा। तो फिर यदि मैं आपसे बात करूं कि अब आगे इसके लिए आपका जो सर फॉर्म का डेट जो स्टार्ट होने वाला है ना, वो फॉर्म का डेट आपका 1 फरवरी 2024 को है। फॉर्म का स्टार्ट डेट 1 फरवरी 2024 को है। फॉर्म का एंड डेट जो है 1 मार्च 2024 है, और उसका जो एज लिमिट है 21 ईयर्स है। वो भी 21 ईयर्स तब की है कि आपके लिए 1/1/2025 आप उसमें देखेंगे, तब तक आपके लिए 21 ईयर्स आपके पास हो जाने चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, ये भी आप समझ गए आप बात। फॉर्म कब आने वाला है, फॉर्म का लास्ट डेट कब है, और आपका नंबर ऑफ पोस्ट कितने हो, सारी बातें आपने जान ली। अब बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि सर आपने तो सारी बातें बता दी, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो होने चाहिए, तो देखिए यदि आपके लिए चाहे बीई हो या बीटेक हो या आपके लिए एमएससी हो, पहली बात तो समझिए कौन कौन से ब्रांच में आपके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इंजीनियरिंग हो, या आपके लिए एमसीए हो, सीधी सी बात है एमसीए हो, तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट के पास यदि एमबीए का आईटी ब्रांच है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और रिमेनिंग जो एमटेक बच्चे हैं, एमटेक या तो उनके लिए आईटी रहा हो, आपके लिए कंप्यूटर साइंस रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस रहा हो, इन तीनों में कोई एक रहा हो, तीनों में कोई एक रहा। तीनों का मतलब है कि आपके लिए बीई, बीटेक, एमएससी, एमसीए हो गया, यहाँ से एमटेक चला आया, फिर यहाँ से आपके लिए एमबीए और आईटी आ, एमबीए के साथ जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद तो ये तो और के साथ है, ये तो आपके लिए एंड के रूप में फॉर्मेट है, वर्किंग नॉलेज ऑफ द हिंदी रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये तो अब जान ही रहे हैं, ठीक ना। चले फिर आगे नेक्स्ट बात कर देंगे सर। उसके बाद की मैं बात करूं तो आपका आरपीएससी प्रोग्रामर के द्वारा आपके लिए 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 की यदि मैं बात करूं, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो पेपर 2 की मैं बात करूं, पेपर 1 में आपके लिए रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज रहेगा, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क रहेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा। पेपर 2 के अंदर आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइंस रहेगा, प्रोग्रामर कॉन्सेप्ट के लिए जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज हो जावा जो रिलेटेड है वो आपका रहेगा। तो आज हम इसी पेपर 1 का
हम बात करेंगे डिटेल सिलेबस एनालिसिस ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके लिए मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर रखा हूं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो जो पहली टॉपिक है वह ER मॉडल है। जो पहली टॉपिक है आपके लिए हम बात करेंगे ER मॉडल। जो आपके लिए ER मॉडल क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि ER मॉडल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस मॉडल है। कैसा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस मॉडल है। ER मॉडल क्या है, एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप, many to 1 रिलेशनशिप, many to many रिलेशनशिप। सेकेंड यदि मैं बात करूं कि ER मॉडल को रिलेशनल टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में डिटेल बात करेंगे, रिलेशनल टेबल में कन्वर्ट करने के तरीके क्या होते हैं, वो सारा डिटेल 1 by 1 आपकी बात करेंगे यहाँ पर। और आपको एक बात बताते चलूं, आगे वीडियो में भी बोलूंगा, क्लासेस के अंदर भी बोला जाएगा, ये जो प्रोग्रामर का जो पेपर है एक बेहतरीन लेवल का पेपर है, एक बेहतरीन लेवल का पेपर है जो गेट के समकक्ष इसका पेपर आता है। आप पेपर को देखेंगे, A1 क्लास का पेपर है, तो आपको अपनी प्रिपरेशंस के लिए आपको कमर कस लेनी है। आपको इस तरीके से नहीं कि आपको हल्के में पेपर को आपको एंजॉय करते हुए जाना होगा, आपका प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए इस पेपर के लिए प्रोग्रामर का। तो अब बात आती है कि ER मॉडल में जब डिटेल बात करेंगे, जनरलाइजेशंस की बात करेंगे, स्पेशलाइजेशंस की बात करेंगे, सारी A to Z बात करेंगे ER मॉडल। और ER मॉडल में आपको इस तरीके से भी बताएंगे, क्वेश्चंस के थ्रू हम बताएंगे कि किसी भी, चाहे वो 1 to many हो, many to 1 हो, यदि इसकी कार्डिनलिटी की बात करेंगे, कार्डिनलिटी डायग्राम्स कैसे ER मॉडल डिजाइन किया जाता है, टोटल पार्टिसिपेशंस, पार्शियल पार्टिसिपेशंस के बिहाफ पर, मीन एंड मैक्स के बिहाफ पर हम ER मॉडल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि एनी फॉर डिजाइनिंग ए सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग से पहले आपको ER मॉडल की कॉन्सेप्ट की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि डेटा मॉडल। डेटा मॉडल, हमारी डेटा मॉडल के अंदर आपके लिए जो डेटा मॉडल है आपके लिए रिलेशनल डेटा मॉडल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल है। बात समझ रहे हैं ना। तो रिलेशनल मॉडल का मतलब है कि रिलेशनल मॉडल, क्योंकि हम जो डेटाबेस पढ़ते हैं वह हम RDBMS पढ़ते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो मॉडल है टोटली बेस्ड ऑन द रिलेशंस है। टोटली बेस्ड ऑन द रिलेशंस मीन्स द कि आपको टेबल की बात कर रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं, टेबल की बात कर रहा हूं। कार्डिनलिटी क्या होती है, डिग्री क्या होती है, अरिटी क्या होती है, टपल्स क्या होते हैं, A to Z बात करेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आपके लिए, की एट्रीब्यूट के अंदर आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, फॉरेंस, सुपर की, कितने कैंडिडेट की बनाए जा सकते हैं, आपके लिए कुछ दिया भी होगा, कैंडिडेट की दिया होगा, तो हाउ मेनी पॉसिबल सुपर की विथ न्यूमेरिकल, विथ एक्सप्लेनेशंस के साथ हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। फिर आपके लिए बात आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसके पास तो और भी बातें हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में बता रहा हूं कि इसका क्या हम डिस्कशंस करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का C++ का भी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा लेके इसको समझाएंगे कि जब डेटाबेस के हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के जो रियल एप्लीकेशन, जिसके लिए हम बोलेंगे कि रियल एप्लीकेशंस का हम डिजाइनिंग करने वाले हैं, तो आप जो है इसके अंतर्गत मैं स्टडी ये करने वाला हूं। अब बात आती है डेटाबेस डिजाइनिंग। डेटाबेस डिजाइनिंग के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो है यूजर्स होता है। डेटाबेस है क्या? डेटाबेस का सीधा सा मतलब है कि आपका जो यूजर है एक सेकेंडरी मेमोरी के बीच में है, कहिए इंटरफेस की तरह काम करता है कि अपने डेटाबेस को सेकेंडरी मेमोरी में किस तरीके से आपको एक्सेस करना है, मॉडिफिकेशंस करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। तो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइनिंग करेंगे। नॉर्मलाइजेशंस की बात कर रहा हूं मैं। नॉर्मलाइजेशंस का मतलब यह है कि यदि आप नॉर्मलाइजेशंस पढ़ रहे हैं तो आपके लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यदि आप अपने डेटाबेस को स्टोर करने वाले हैं अपने डेटाबेस में सेकेंडरी मेमोरी में, तो आपका डेटा रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। और रिडंडेंट ना होने की वजह आपका या तो रिडंडेंसी अराइज होगी फंक्शनल डिपेंडेंसी से, आपकी डिपेंडेंसी अराइज होगी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी से, या तो आपके लिए ज्वाइंट डिपेंडेंसी होगा। इस सारी तरह के डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करने के बाद आपके अंदर लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशंस, आपके लिए फुली
फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, लॉसी देखेंगे, लॉसलेस देखेंगे, आपके लिए डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे वगैरह, आपके लिए कवरिंग देखेंगे, मेंबरशिप देखेंगे, आपके लिए कैनोनिकल फॉर्म्स को भी देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर। डिटेल स्टडी करने के बाद अब आपको हम लेकर आएंगे कि नॉर्मलाइज्ड कैसे किया जाता है डेटाबेस को, 1 NF, 2 NF, 3 NF, BC NF, 4 NF, 5 NF, ये सारे के सारे हायर नॉर्मल फॉर्म करने के बाद अब बात आती है डेटाबेस का अब्स्ट्रैक्शंस, डेटा इंडिपेंडेंसी के डिजाइन करेंगे। अब डेटा एग्रीगेशंस यानी डेटा को एग्रीगेट करना, एग्रीगेट करने के बाद आपका एग्रीगेशंस फंक्शंस का भी कॉन्सेप्ट रखेंगे यहाँ पर। अब बात आती है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए जो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशंस के अंदर की बात है, ये रिलेशनल अलजेब्रा की मैं बात करूं तो ये आपके लिए क्वेरी ऑप्टिमाइजेशंस यानी क्वेरी के लिए या तो आपके लिए प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होगी या नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होगा। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज के अंतर्गत हम आपके लिए देखेंगे सिलेक्शंस क्या होता है, प्रोजेक्शंस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशंस क्या होता है, आपका सेट डिफरेंस क्या होगा, रीनेम ऑपरेटर क्या होगा, ये आपके लिए बेसिक ऑपरेशंस है, यूनियन क्या होगा। डिराइव्ड ऑपरेशंस की यदि मैं बात करूं कि डिराइव्ड ऑपरेशंस में क्या प्रॉपर डिस्कस करेंगे, तो डिराइव्ड ऑपरेशंस के लिए आपके लिए ज्वाइन, इनर ज्वाइन या आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन के अंदर थीटा ज्वाइंस, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन। आउटर ज्वाइन के अंदर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राउट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन का प्रॉपर डिस्कस करेंगे इन ए रिलेशनल अलजेब्रा। जो प्रोसीजरल होता है, हाउ डेटा एंड व्हाट टाइप्स ऑफ द डेटा, मतलब क्या और कैसे दोनों पता करते हैं। अब बात करते हैं नॉन प्रोसीजरल के लिए। नॉन प्रोसीजरल का मतलब व्हाट तो क्लियर होता है बट वाउ क्लियर नहीं होता, जिसके अंदर हम रिलेशनल कैलकुलस की बात करेंगे, जो आपका टपल रिलेशनल कैलकुलस होगा, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस होगा। इस टॉपिक के अंदर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्या हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाने वाला मैं क्या हूं, आपका मैं डिटेल आपके लिए, इसके लिए हम बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो टॉपिक दे दिया है ना प्रोग्रामर के सिलेबस में, तो इसका इन्होंने सब टॉपिक का नाम नहीं लिखा, लेकिन हमको पढ़ना कैसे है, क्वेश्चंस आपको आते कहां से हैं, प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस पेपर के बाद में इसका डिस्कशंस आपको मैं कर रहा हूं। जो पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चंस आया हुआ है तो पेपर का लेवल आपका यही होता है। सेकेंड बात करें अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तो आपके पास है एप्लीकेशंस डेवलपमेंट यूजिंग एसक्यूएल, आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंतर्गत जो आपके लिए डेटाबेस के लिए अपने डेटा को एक्सेस करने का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। इस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आप अपने डेटाबेस जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है डेटा, उसको किस तरह से प्रोग्रामिकल आप एक्सेस करेंगे। तो आपके लिए एसक्यूएल के अंदर हम स्टडी करेंगे कि डीडीएल क्या होता है, डेटा डिफिनीशंस लैंग्वेज क्या होगा, हम बात करेंगे डेटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज के अंदर क्या होगा। देन इसके बाद एग्रीगेट फंक्शंस के लिए बात करेंगे, एग्रीगेट फंक्शंस का आपको स्टडी कराएंगे। फिर क्या आपके लिए डीक्यूएल क्या होगा, डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होगा, आपके लिए टीसीएल ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज क्या होगा। ये सारी बातें आपके लिए उसके अंतर्गत हम उसके साथ एसक्यूएल प्रोग्रामिंग में आपके लिए होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस का डिजाइनिंग कराएंगे, एम्बेडेड एसक्यूएल प्रोग्रामिंग करेंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर्ड एंड व्यू की बात करेंगे। ट्रिगर्ड है क्या, व्यू क्या है, डिटेल A1 to Z जो इतना भी उसका डिटेल एक्सप्लेनेशंस है आपको हम क्लास के अंतर्गत रियल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस भी बता दूंगा कि क्या कैसे इस डेटाबेस को हम एनालिसिस प्रोग्रामेटिकल करते हैं। कंस्ट्रेंट्स असर्शंस, क्या ट्रिगर्ड क्या कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे जहां से अपने डेटाबेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका डिटेल यहां पर हुआ। सेकेंड बात करते हैं कि जो नेक्स्ट है इंटरनल ऑफ RDBMS। जब आपने डेटाबेस को बनाने की कोशिश कर रहे थे तो आपने स्टार्टिंग में ER मॉडल देखा, ER मॉडल के बाद अपने डेटा को नॉर्मलाइज्ड किया, नॉर्मलाइज्ड करने के बाद अपने जब डेटाबेस को आप अपने सेकेंडरी मेमोरी में रखने वाले होते हो, स्टोर करने वाले होते हो माय डियर, तो अब आपको क्या चाहिए, फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन इन सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मतलब कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, आपके लिए
पाइल्स का जो ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, आपका ब्लॉकिंग फैक्टर क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, और ब्लॉकिंग फैक्टर के बेस पर स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशंस, अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशंस के तहत हम उसका स्टडी डिटेल बात करेंगे। अब बात आती है कि जब अपने डेटाबेस को इंडेक्स्ड, रैंडम एंड हैश्ड फाइल की यदि मैं बात करूं, इंडेक्स्ड, रैंडम एंड हैश्ड फाइल की बात करें, मतलब इसका कि एक इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग आपका जो होता है कि आपका डेटाबेस फाइल्स जब स्टोर करोगे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, तो या तो ऑर्डर्ड बेस डेटाबेस फाइल करोगे या तो अनऑर्डर्ड डेटाबेस फाइल करोगे। तो यदि ऑर्डर्ड बेस के बिहाफ पर यदि डेटाबेस फाइल को स्टोर करने जा रहे हो तो आपका या तो इंडेक्सिंग या तो प्राइमरी रखोगे या तो क्लस्टरिंग रखोगे। क्या रखोगे? प्राइमरी रखोगे माय डियर, या क्लस्टरिंग रखोगे। यदि अपने डेटाबेस फाइल्स यदि आपका अनऑर्डर्ड है, यदि स्टोरिंग करने जाओगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द की जाओगे, तो हम उसके बोलेंगे सेकेंडरी की इंडेक्सिंग या बोलोगे सेकेंडरी नॉन की इंडेक्सिंग। वो आपके लिए जो स्पार्स इंडेक्स होगा, डेंस इंडेक्स होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशंस कितना आएगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस कितना आएगा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द ब्लॉक कितने आएंगे, ब्लॉकिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशंस, अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशंस। आपके प्रोग्रामर के प्रीवियस पेपर में बहुत सारे सवाल आपके आए हुए हैं, ठीक ना। अब बात करें हैं कि जब आगे बढ़ेंगे तो इन्वर्टेड और मल्टी सीट, मतलब मल्टी लेवल इंडेक्सिंग की बात कर रहा है, मल्टी डायनेमिक, तो आपका स्टैटिक इंडेक्सिंग जो आइसम के नाम से जाना जाता है। तो अब सेकेंड स्टैटिक इंडेक्सिंग में क्या ड्रॉबैक आई थी कि हम जो है मल्टी डायनेमिक इंडेक्सिंग की ओर गए, जिसके लिए बी ट्री और बी प्लस ट्री का इंडेक्स की बात करेंगे कि बी ट्री क्या है, इसका इंटरनल नोड क्या है, इसका लीफ नोड क्या है, इसका इंटरनल नोड लीफ नोड के बीच में इनका ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका ब्लॉक पॉइंटर क्या होगा, ब्लॉक पॉइंटर के बाद की वैल्यू क्या होगा, रिकॉर्ड पॉइंटर क्या होगा, इसके चाइल्ड पॉइंटर क्या होंगे। क्लास के अंतर्गत जब मैं पढ़ा रहूँगा तो सारी बातें वन बाय वन इसको लेकर समझाएंगे आपको। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्होंने लिखने को तो लिख दिया, लेकिन इसके अंदर जो स्टडी हम आपको करेंगे डिटेल्ड, जिसके लिए मैंने आपके लिए अभी बताऊंगा कि क्यों मैंने आपको लिखा कि जो समय मैंने मांगा है, कितना समय मुझे चाहिए इसको सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। आपके लिए क्वेरी ऑप्टिमाइजेशंस के लिए आपके लिए ज्वाइन एल्गोरिथम में आपका ब्लॉक लेवल ज्वाइन होता है, रिकॉर्ड लेवल ज्वाइन पढ़ेंगे हम। ये ज्वाइनिंग हम जो है आपको ब्लॉक लेवल ज्वाइन पढ़ेंगे और आपके लिए रिकॉर्ड लेवल ज्वाइन करेंगे। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, रिकॉर्ड लेवल ज्वाइन, इस बात को समझिएगा। और ये आपको बताऊंगा कि जब डेटा का मूवमेंट, हम ब्लॉक का मूवमेंट करते हैं तो कौन से मूवमेंट के बिहाफ पर हमारे लिए सबसे बेटर होता है, जहां पर नेचुरल ज्वाइन का कॉन्सेप्ट भी आता है। अब बात करें ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग आप रियल लाइफ में आपने इतनी बार यूज किया होगा ना, ये नाम आपके लिए बड़ा खुशनुमा पल होगा कि नहीं सर ये तो डेली हम करते हैं। ट्रांजैक्शंस है क्या, ट्रांजैक्शंस का प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या है, ट्रांजैक्शन स्टेट डायग्राम क्या है, रोल बैक क्या है, एबॉर्ट क्या है, कमिट क्या है, आपके लिए मेमोरी क्या होगा, यहाँ पर रीड राइट ऑपरेशंस क्या होता है, सारी बातें ए टू जेड, सारी बातें ए टू जेड इसका प्रॉपर हम डिस्कस आपको करेंगे। पहली बात तो ये हुआ ट्रांजैक्शंस में यदि आपने कोई भी कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म्स नहीं अप्लाई किया तो डब्ल्यू प्रॉब्लम क्या होगा, WR प्रॉब्लम क्या होगा, RW क्या प्रॉब्लम्स होगा, फैंटम रीड प्रॉब्लम्स क्या होगा। कहने का मतलब है डर्टी रीड प्रॉब्लम्स, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, अनरिपीटेड रीड प्रॉब्लम्स। यदि आपने ट्रांजैक्शंस पर, यदि आपने कुछ ट्रांजैक्शंस को यदि आपने डिजाइन किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस बनाया, तो आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टोटल पॉसिबल कॉन्करेंट ऑपरेशंस क्या होंगे। उस कॉन्करेंट ऑपरेशंस पर सीरियल शेड्यूल्ड कितने पॉसिबल हैं, नॉन सीरियल शेड्यूल्ड कितने पॉसिबल्स हैं। उस नॉन सीरियल शेड्यूल्ड्स के बिहाफ पर यदि आप गए तो सीरियलाइजेबिलिटी क्या होगी, नॉन सीरियलाइजेबिलिटी क्या होगा। यदि आप सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ेंगे तो सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होगी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होगी,
और कितने हाउ मेनी पॉसिबल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्ड, हाउ मेनी पॉसिबल ऑफ द व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स, ये कैसे निकाला जाता है, किस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है, इसका मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसका मेथड बताऊंगा कि यदि डेटा दिया जाए तो पूछा जाए कि इसमें कितने पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्ड हैं, इसमें कितने पॉसिबल व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्ड है। ये तो बातें यहां तक हो गई। जब यदि आपके लिए नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल्ड्स है, वो आपके लिए दो पार्टों में चला जाता है, रिकवरेबल शेड्यूल्ड और नॉन रिकवरेबल शेड्यूल्ड। रिकवरेबल शेड्यूल्ड आर फर्दर क्लासिफाइड बाय द कैस्केडिंग रोल बैक, आप बोल सकते हो कैस्केडलेस शेड्यूल्स, और आप बोल सकते हो स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स। ये ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट था। जो ही मैंने ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट को मैंने आपको पढ़ाया, तो ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद देखिए ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्टी, जो आप बहुत बेहतरीन नाम जानते हो, एसिड प्रॉपर्टी, रिकवरी मैनेजमेंट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लॉग बेस्ड प्रॉपर्टी, या चेक पॉइंट के बिहाफ पर भी हम रिकवरी मैनेजमेंट देखेंगे। कॉनकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म्स की बात करें, जब यदि अपने रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन से देना चाहते हैं तो जो है आप जो है कॉन्करेंट एग्जीक्यूशंस करेंगे। जब कॉन्करेंट एग्जीक्यूशंस करेंगे तो सीरियलाइजेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी की कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी तो आप लॉस्ट करोगे। जब कॉन्करेंसी के अंदर हमने चला तो लॉग बेस्ड देखा, लॉग बेस्ड पर लॉग, नॉट ए लॉग, लॉग बेस्ड, तो लॉग बेस पर यदि मैंने बोला कि या तो आपके लिए शेयर्ड लॉक होगा या तो आपके लिए एक्सक्लूसिव लॉक होगा, शेयर्ड लॉक होगा या तो आपके लिए क्या होगा, एक्सक्लूसिव लॉक होगा। इसमें कमियां आई, डेडलॉक की ओर में चला गया तो 2PL यानी टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स, और टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का मतलब है ग्रोइंग फेज होगा, श्रिंकिंग फेज होगा। इसमें भी देखेंगे इनका या तो बेसिक 2PL, कंजरेटिव 2PL, स्ट्रिक्ट 2PL, रिगरस 2PL, सारी बातें देखेंगे। यहां पर बेसिक 2PL, कंजरेटिव 2PL, स्ट्रिक्ट 2PL और रिगरस 2PL में जब कमियां आई तो फिर हमने आगे बढ़ा टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स। जब टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का मतलब है कि आई विल स्टडी बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स के बाद थोड़ा सा कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस किया गया। थॉमस राइट रूल, जो 2PL से थॉमस राइट रूल्स यदि आपके लिए मॉडिफाइड किया गया, किस पर, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स पर। जब मैं आपको टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ाया, इसी पर जो सबसे ज्यादा प्रोग्रामर में 3 से 4 क्वेश्चंस आपके केवल एक सिंगल सी टॉपिक से भर के आपके लिए दिया गया है, डेडलॉक प्रिवेंशंस। डेडलॉक प्रिवेंशंस आपके लिए प्रिमिटिव डेडलॉक प्रिवेंशंस हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव डेडलॉक प्रिवेंशंस हो सकता है। वेट एंड डाई, वुंड एंड वेट भी प्रोटोकॉल्स पढ़ाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स। तो ठीक है, सीरियलाइजेबिलिटी की भी मैंने बात कर दी, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल की बात किया, टू फेज लॉकिंग की भी बात किया। तो आई होप आगे चलेंगे जैसा रहेगा उसकी बात कर लेंगे मल्टीपल ग्रेनुलरिटी प्रोटोकॉल्स, मल्टीवर्जेंस प्रोटोकॉल्स। ये आपके पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी लिखने को तो ये बातें लिख दिए हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ाएंगे आपको केवल इस सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस बताया, क्या रखने वाला हूं। अब सर आप यदि इतनी बातें बताए हो तो हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम, कितना समय लगेगा इस पूरी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो माय डियर आगे बढ़ते हैं। तो देखें, सब्जेक्ट जैसा रीजनिंग टेस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तो मैं अभी जो एनालिसिस किया हूं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो लाइव जो है ये अप्रोक्सीमेटली 80 आवर्स के अंतर्गत जाएगा। जो भी मैंने बात अभी जस्ट प्रीवियस मैंने बोला, ये सब्जेक्टिव कोरस्पॉन्डिंग समय दिए गए हैं, बात समझ में आया ना, सब्जेक्टिव कोरस्पॉन्डिंग समय दिया गया। मैं अभी बात किया हूं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 80 आवर्स का है, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, आरपीएससी प्रोग्रामर का लाइव बैच, आरपीएससी प्रोग्रामर का लाइव बैच जो है 28 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप ज्वाइन करना ना भूलें, आप ज्वाइन हो जाएं। आपके लिए आरपीएससी प्रोग्रामर 4 to 5 आवर्स लाइव क्लासेस है आपके लिए, जैसा आप देख रहे हो। और डिले मत करना। और ये जो नंबर है निम्बस लर्निंग का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और सर क्या देंगे, सीधी सी बात है, देखिए आपकी जो प्रोग्रामर की, आपको मैं ये लाइन जरूर बोलूंगा
ये प्रोग्रामर का जो MCQ का बुक है जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के नाम से आ रही है आपके लिए। वॉल्यूम 1 में कंप्यूटर नेटवर्क और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, और आपके लिए वॉल्यूम 2 के लिए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। जैसा आप देख रहे हो ना वॉल्यूम 2 आपके लिए यहाँ पर, और आपके लिए वॉल्यूम 1 का ये कंटेंट है। बात समझ में आया? तो आप जो है ज्वाइन करना ना भूलें, ज्वाइन करना ना भूलें। उम्मीद यही करूंगा आपसे कि जब 28 तारीख का, आज कितना है, आज 26 है, रिपब्लिक डे है, और आज सभी लोगों को यही मैं बोलूँगा कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ इतने लंबे अरसे के बाद यदि RPSC प्रोग्रामर यदि अपना नोटिफिकेशन यदि लाया है तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एज ए टीचर आपको बस इतना ही मेरी सजेशंस होगी कि आप, मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ ही ज्वाइन हो, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि एक बार ना करने से पहले आप ये तो बात को देख लो कि जो कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है वह कंटेंट आपके आए हुए प्रीवियस ईयर RPSC प्रोग्रामर के क्वेश्चन से यदि मैच ना करे, देन आप कहना कि नहीं सर आपके साथ हम जुड़ नहीं सकते, आपके साथ हम जुड़ नहीं सकते, क्योंकि आप बाध्य हो जाएंगे। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि एक बार आप हमारे साथ 28 तारीख को लाइव ज्वाइन होके सेशंस को देखें, और देखने के बाद ही जस्टिफाई करिएगा कि हम आपके साथ सर कंटिन्यू करेंगे या कंटिन्यू नहीं करेंगे। यह उम्मीद और आशा के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 28 तारीख को माय डियर, 28 तारीख को आप हमारे लाइव बैच आप जरूर ज्वाइन होकर आप देखेंगे कि इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग के टीम के द्वारा आपको RPSC प्रोग्रामर के उस लेवल तक का कंटेंट प्रोवाइड होता है जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.